जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। स्क्रीन पे आपको एक बहुत अच्छी खबर की कटिंग नज़र आ रही है। दोस्तों, जब दुनिया आज भी स्पेस में अपनी जगह बनाने में लगी हुई है, स्पेस में जो रेस लगती है कि किसके कदम स्पेस में ज़्यादा मज़बूत है, नासा, इसरो या इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, उस रेस में दुनिया अभी भी अपना कदम जमाने में लगी है। उसी सब के बीच में इसरो ने एक बड़ा विज़न अनाउंस किया है, जो सिर्फ़ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि जो ग्लोबल ट्रैवल है, उसको रिडिफाइन कर सकता है। हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म एक रीयूजेबल स्पेस प्लेन जो मैच 5 की स्पीड से ज़्यादा उड़कर वो जो सब ऑर्बिटल ऑल्टीट्यूड है, वहाँ तक जाएगा और सैटेलाइट लॉन्च भी करेगा और एक दिन आपको बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को भी सिर्फ 90 मिनट में पहुंच जा पाएगा। सवाल अब ये है कि ये 2047 का जो प्लान है, ये भारत की जो असली ताकत है, जो स्पेस और डिफेंस में ये कितनी ज़्यादा उसमें मजबूती लाएगा। और ये बड़ा अपडेट है और बहुत अच्छा अपडेट है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सुनने में और देखने में लग रहा है। और ये सब कुछ इसरो का मिशन है। इसी पे हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इसरो का ये जो मिशन है 2047 का टारगेट रखा गया है, इसको लेकर कितना आपको ये नज़र आता है, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, सुनने में बहुत ड्रीमी लग रहा है और इसरो की तरफ से अनाउंसमेंट है, कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, एक तरफ इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड टेंशन है, बट जी, इंडिया और अमेरिका के बीच में नासा और इसरो के बीच में पार्टनरशिप है। निसार उन्होंने चालू किया है। जी, पिछले दिन हमने सैटेलाइट भी लॉन्च की थी नासा के साथ मिलके। जी, अब इसका महत्व क्या है? नासा वांट्स टू पार्टनर विद इसरो बिकॉज इसरो एक तरह से लो कॉस्ट, मतलब एक्सट्रीमली एफिशिएंट कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च करता है। हुँ, अब जहाँ पे आपने बताया है कि जब स्पेस वॉर्स के लिए लोग लड़ रहे थे, हम यहाँ पे स्पेस ट्रैवल के लिए हमने अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करना यूज किया है। और भारत 2035 तक हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है। 2047 तक 2040 में भारत अपना एस्ट्रोनॉट जो मून पे भेजने वाला है। और 2047 में ये एक रियलाइजेशन है। ये एक भारत का जो अमृतकाल विजन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है। अब इसके अंदर बताया जाता है हाइपरसोनिक ट्रैवल व्हीकल। अब ये हाइपरसोनिक होता क्या है? जब कोई साउंड की स्पीड से 5 गुना हो जाता है, अगर आप ट्रैवल करते हो, उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। जो ब्रह्मोस हमारी मिसाइल है वो सुपरसोनिक है, 2.8 मार्क है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टर, इट कैन बी यूज्ड एज अ रीयूजेबल व्हीकल, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पसेस। अब जैसे आपने बताया है कि बेंगलोर और सैन फ्रांसिस्को के बीच में 90 मिनट्स ट्रेवल होगा। ये कैसे होगा? सीधा जाएगा, मतलब मार्क 5 स्पीड पे। मतलब आप लोगों को बोलेंगे कि आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, 90 सेकंड 90 मिनट तक आप आंख मत खोलिए, आराम से सो जाइए। ठीक है, पॉड के अंदर आप सो जाओगे, 90 मिनट बाद आप सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाओगे। स्पेस ट्रैवल के लिए यूज हो सकता है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन, वहां पे आने जाने के लिए आपको व्हीकल तो चाहिएगा। इसके लिए भी यूज हो सकता है। तो अमर जी, जैसे ये स्पेस टूरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे जैसे टेस्ला, अभी आपने देखा है कि टेस्ला अभी रॉकेट स्पेस में भेजता है, फिर उसको हुँ, रीयूजेबल करके वापस लाने की कोशिश कर रहा है, कितने सारे टेस्ट कर रहा है। वैसे ही हुँ, भारत का ये जो टेक्नोलॉजी है, जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, आपको ध्यान होगा डीआरडीओ ने टेस्ट किया था स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी 1000 सेकेंड्स के लिए। ये वही हुँ, टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है जिसमें एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन लेके उसको बर्न करेगा। जनरली क्या होता है, जब स्पेस का क्राफ्ट जाता है ना, तो उधर एक्चुअली क्या होता है, तो वो बहुत सारे फ्यूल ले जाना पड़ता है उसको। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपका वो जो होता है, जो लाइट हो जाता है, आप फ्यूल ले जाने की जरूरत ही नहीं हो ना, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, फ्यूल की हुँ। मात्रा कम होती है। ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और भारत के इसरो ने इसको टेस्टिंग कर दिया था 2016 में। हाइपरसोनिक का टेस्ट व्हीकल का जो है वो 2016 में हमने टेस्ट कर लिया था।
see, this is a dual purpose. We can use it for space tourism, we can use it for intercontinental travel. हम डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो जैसे ही ये ऑर्बिटल स्पेस में जाएगा, सैटेलाइट बहुत होती है, तो वहां पे हम अपनी मिसाइल लेके जा सकते हैं। ऊपर जाएगा, सीधा मिसाइल छोड़ देगा सैटेलाइट पे, और हम दुश्मन को ब्लाइंड साइड कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। और भी एक और एक चीज है, हमारा ये जो ग्लाइड व्हीकल है वो एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा, और कब जाके दुश्मन से ऊपर से जाके वहां से मिसाइल छोड़ भी सकता है, और एक तरह से दुश्मन के जितने भी अंडरग्राउंड बंकर है, कमांड कंट्रोल फैसिलिटीज है, सबको खत्म कर सकता है। अंबर जी, ये एक तरह से रेवोल्यूशनरी स्टेप है। हम डायरेक्टली नासा को नहीं, हम टेस्ला को चुनौती दे रहे हैं रीयूजेबल व्हीकल के अंदर। और इससे जो छोटे छोटे सैटेलाइट हो सकते हैं, उसको भी हम लॉन्च करेंगे। अब भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर वो फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसमें जो हमने पहले भी बात की थी कि छोटी सैटेलाइट जो है, इसरो अभी खुद नहीं करने वाला, वो प्राइवेट प्लेयर को देने वाला है। और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्राइवेट प्लेयर्स एक तरह से इसमें पार्टनरशिप करेंगे। तो ये छोटी छोटी सैटेलाइट भी हम स्पेस में एक तरह से डाल सकते हैं। कल आपको ही मन हो जाए कि मेरी सैटेलाइट होना चाहिए, तो आप भी हम्म। इसरो को इस तरह से अप्रोच कर लीजिए, और आपके खुद का चैनल के हिसाब से वो आप सैटेलाइट डाल सकते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कमर्शियल पार्टनरशिप के लिए रेडी है, और गवर्नमेंट इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रही है। अब जी। इसी के लिए ये देखिए, इसी के लिए अमेरिका का जो नासा है, वो भारत के इसरो के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। उमेश जी, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी। हम बात करें कि ये मल्टीपर्पज रहेगा, सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा, स्पेस ट्रैवल में भी जाएगा, डिफेंस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? कि क्योंकि अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मिलिट्री की बात करें कि किस तरह से ये पूरा इंडो पैसिफिक में इसको जो बैलेंस है भारत का, वो किस तरह से करने में साबित हो पाएगा ये? देखिए देखिए, अभी चाइना ने विक्ट्री परेड में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई थी, DF-17। हम्म। DF-17 सिर्फ मिसाइल है, सीधा जाएगा, मार्क 6 मार्क 7 स्पीड पे जाके वो एक टारगेट को खत्म कर देगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। हम्म। ये हमारा जो व्हीकल है, इट इज अ ट्रांसपोर्टर और मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों में यूज हो सकता है। थर्ड, इट हम्म। कैन बी यूज एज अ रीयूजेबल व्हीकल ऑल्सो। तो सबसे बड़ा कॉस्टिंग आता है ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि हम्म। आप सोचिए हाइपरसोनिक स्पीड में जाता है, जब मार्क मार्क 7 स्पीड में जाएगा, ये मार्क 5 to 7, तब इसमें हम्म। बहुत हीट जनरेट होता है। इसके लिए आपको कॉम्पोजिट अलॉयज की इसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ती है, कार्बन कोटिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सीरियस प्रोसेस है। अब इसी में इसरो ने एक महारत हासिल की है कि इसको बार बार यूज कर रहे हैं, और एक ही व्हीकल को मल्टीपल डोमेन में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज अ मिसाइल ऑल्सो, वी कैन यूज इट फॉर एक्चुअली इन सर्वेलेंस ऑल्सो। फिर सर्वेलेंस के साथ ये मिसाइल भी कैरी कर पाएगा। हम, मैंने बताया ना कि स्पेस में उड़ता रहेगा, अगर हम चाहें तो उनकी सैटेलाइट्स को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके अंडरग्राउंड बंकर्स को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उड़ता, दिस इज लाइक एन एरियल, जो बोलते हैं ना, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल एट हाइपरसोनिक स्पीड में रहेगा, क्योंकि ये हम्म। स्पेस में जाके भी हमला कर पाएगा। और इसकी, अगर ये खुद भी, अगर समझ लीजिए एक व्हीकल बन जाता है, इसके अंदर बॉम्ब रहता है, और उसको डायरेक्शन कर दिया जाता है कि किसी के जाके कमांड सेंटर को उड़ा दो, तो ये हाइपरसोनिक स्पीड पे जाएगा 7 पे। और दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज की डेट में 7 वाला, जो मार्क 7 वाला स्पीड का है, उसको अभी तक भेद नहीं पाया है। भारत भी इसके लिए काम कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए काम कर रहा है, पर अभी तक हमने अचीव नहीं कर पाए हैं। जी। अगर उमेश जी, हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, टूरिज्म छोड़िए, टूरिज्म पे बात नहीं होंगे, पहले ट्रैवल पे बात करते हैं। ट्रैवल, जैसे इसकी स्पीड की बात हो रही है, बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को 1 घंटे 90 मिनट पे पहुंच सकते हैं। तो जो एयरप्लेन से जो एक रिवायती जो ट्रैवल होता है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्रप्शन क्रिएट हो सकता है। ये चेंज आने वाले समय में किस तरह से लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, अगर आपको दिल्ली टू अभी जाना है अमेरिका, कम से कम 12 घंटे लगते हैं। अब हम्म। आपको वही चीज 1.5 घंटे में पहुंच जाओ,
तो कितना आपका हो सकता है, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, कितना काम फास्ट हो जाएगा। हाँ, आप सोचिए ना, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे में हो जाएगा ट्रैवलिंग टाइम। मतलब एक ही जी। दिन में आप ट्रैवल करके आ सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। और सबसे बड़ा बात है इसका एप्लीकेशन देखिए, इट कैन बी यूज फॉर टूरिज्म। मून के अंदर भी हम अपने वहां पे भी वी आर नाउ लुकिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग आवर स्पेस स्टेशन। फिर हुँ, लूनार मिशन में हम एक एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं। फिर जी। भारत बोलेगा कि हमें वहां पे भी बेस बनाना चाहिए। मून के अंदर भी हमारा उधर एक तरह से वो रहेगा, क्रिटिकल मिनरल्स रहेंगे, क्योंकि हुँ, आने वाले टाइम पे क्या होगा, अर्थ के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, कहीं न कहीं तो लेना ही हुँ, पड़ेगा ना। इसके लिए तो देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना और ईयू बेवकूफ नहीं है जो ऐसे मिशन भेजते हैं। ये 50 साल जी। आगे की सोच रहे हैं और भारत ने भी अभी जॉइन कर लिया है। भारत भी एक तरह से 50 साल आगे की सोच रहा है। वहाँ पे हुँ, वो रहेगा, मिनरल्स लेके आना रहेगा उसको, मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अभी सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है ये टेक्नोलॉजी, और किसी के पास नहीं है। और भी हुँ, बता देता हूँ, भारत इसके अंदर जॉइन कर रहा है। देखिए, आर्टिकल भले ही बोलता है कि वी आर द फर्स्ट इन अदर थिंग्स, बट डेफिनिटली आप मैं मेरा ये मानना है कि अमेरिका और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम 2025 में अ, अपना एस्ट्रोनॉट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने 1959-60 में ही कर लिया था, ठीक है? 1969 में किया था, सॉरी। तो हमसे 55 साल पहले कर चुके हैं। तो इट इज़ विल बी वेरी प्रीमैच्योर टू से कि सिर्फ हमारे पास ही है। हमारे पास ज़रूर बनेगी, बट एट अ लोअर कॉस्ट, एट शायद 1/50th द कॉस्ट ऑफ व्हाट अमेरिकन्स डू। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर कैपेबल ऑफ। हम रिसोर्सफुल है, हमको मालूम है सबसे कम खर्चे में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना। देखिए, हमारा जो मिशंस है होते हैं, वो बॉलीवुड की फ़िल्म से भी कम हो जाते हैं। मार्स, हमारा जो मंगलयान का मिशन था, इट वाज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ आल्सो। तो इसके अंदर डिफरेंस है। वी हैव टू नो आवर स्ट्रेंथ। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसरो की बात करें, जो इसरो का के जो और इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो स्पेस और इस रिसर्च में हैं, उनके साथ मिलकर क्या हम जैसे प्राइवेटाइज़ेशन और इस पूरे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो एक इकोसिस्टम भारत में बन पाएगा, इसरो उनको साथ में जोड़े और हम इस तरह की जो और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको और हम बेहतर कर पाएँ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की आपने बात की कि हमारी सबसे बड़ी एक यूएसपी है कि हम अ, सस्ते में बड़ा काम कर देते हैं। तो और इसका विस्तार। देखिए, आगे जाके भारत विल बिकम द जो हब ऑफ स्पेस इनोवेशन, स्पेस हुँ, ट्रैवल, रीयूजेबिलिटी व्हीकल, लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट लॉन्च, लो अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स है, मैक्सिमम आज भारत से छोड़ी जा रही है, क्योंकि सस्ता दाम है और नियर एफिशिएंसी है। सेकंड, आप ये देखेंगे कि हम जो अपनी सैटेलाइट्स डालते हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी, वहाँ हुँ, पे भी हम कॉस्ट इफेक्टिव है। हुँ, नासा हमारे साथ एक तरह से पार्टनरशिप कर रहा है, और हुँ, पिछले दिनों हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है, आपको मालूम है। फिर इसका मतलब क्या है? देश के जी, अंदर जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको एविएशन के अंदर, स्पेस एविएशन के अंदर उनको एक मौका मिलने वाला है। दिस ये हुँ, सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। इसमें मेटलर्जी आता है, एआई आता है, फिर बाद में सेमीकंडक्टर आता है। द कंप्लीट इकोसिस्टम विल कम अप। इस दिस विल एबल टू अब्सॉर्ब आवर एक्सेस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। देश के अंदर जॉब मिलेगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। और जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज में हम आगे बढ़ चुके हैं, वैसे ही एविएशन सर्विसेज में भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे भरोसा कर रही है। और देश के अंदर आपने देखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिस हिसाब से महारत हासिल की ड्रोन टेक्नोलॉजीज में, जैसे एल्बिट सिस्टम्स ने किया था, और भी जो प्राइवेट ड्रोन्स थे, गरुड़ा स्पेस है, फिर स्काई रूट है, इन लोगों ने अपना उपयोगिता बताया है। सो अमर जी, व्हाट आई वांट टू से इज डेफिनिटली गोइंग फॉरवर्ड, इंडिया इस क्षेत्र में एक लीपफ्रॉग करेगा, आगे बढ़ेगा। और देश के अंदर बहुत सारे विदेशी कंपनीज भी आएंगे। अभी तो सिर्फ नासा आया है, यूरोपियन यूनियन की भी स्पेस एजेंसी है, उसको भी आना पड़ेगा। और भी देखिए, हुँ, बाद में रशियन भी आएंगे, इजरायली भी आएंगे, क्योंकि इतने सस्ते में हम जो काम कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे जो है, कहीं मिलेगा नहीं।
और जहाँ पे हम हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, भले वो तुम्बा हो या श्रीहरिकोटा हो, वो एक तरह से बेस्ट प्लेस है फॉर सैटेलाइट लॉन्चिंग ऑल्सो। क्योंकि हर जगह से आप नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट से ही आप हुँ। सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हमारे पास है। वी हैव दैट एडवांटेज एज वेल। जी, तो अगर हम इस हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, तो इसको सिर्फ़ एक इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पर देखा जाए या फिर ये भारत के लिए एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है? भारत का जो इकोनॉमिक हम कहें जो स्टेटस है, आज भारत तरक्की कर रहा है बहुत तेज़ी से, उसको और एक ग्लोबल पावर तक ले जाने में मदद करेगा? देखिए, ये रेवोल्यूशनरी होने वाला है, क्योंकि देश के अंदर एक नया किस्म का इंडस्ट्री चालू हो जाएगा। हुँ, मेटलर्जी की देख लीजिए, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं, इनको बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी की ज़रूरत होगी, कार्बन हुँ, कोटिंग की ज़रूरत होगी। तो स्पेशलाइज़्ड वर्क का एक नया पूरा इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगा। स्किल्स वहाँ पे बढ़ने लग जाएँगे, कोर्सेज़ वैसे आने लग जाएँगे। फिर बाद में एआई का यूज़ ज़्यादा होने वाला है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ उसमें यूज़ होंगे, सेमीकंडक्टर्स यूज़ होगा, वेपन सिस्टम्स यूज़ होने वाले हैं। फिर बाद में स्पेस एविएशन और ट्रैवल के लिए एक अलग इंडस्ट्री बनेगी। उसको मार्केटिंग करने के लिए नए जॉब्स बनेंगे। तो दिस इज़ अ न्यू फ्रंटियर। जैसे 1999 2000 में Y2K बूम के बाद हमने देखा कैसे हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ बूम हुई है और आज 80 बिलियन डॉलर्स हम कमाते हैं ड्यू टू आईटी सर्विसेज़। वैसे ही ये स्पेस सर्विसेज़ कैन आल्सो बी अनदर रेवेन्यू स्पिनर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकता है। ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और भारत के अंदर तो जीनियस एंड मार्वल्स तो है ही। हम जो अपनी पहली जब सैटेलाइट लेके गए थे इसरो के लोग, वो साइकिल में लेके गए थे, बुलक कार्ट्स में लेके गए थे। सोचिए बैलगाड़ी में, साइकिल में। उनके पास खुद का खुद अपने जो सैटेलाइट ले जाने के लिए उनके पास खुद का गाड़ी भी नहीं था, ऐसी हालत थी। फिर भी हमारे साइंटिस्ट ने किया इन स्पाइट ऑफ कंस्ट्रेंट फंडिंग। ये 1970s की 75 की बात है जब हमने इमीडिएटली आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 जब हुँ। फाइनेंशियल सिचुएशन भारत की बहुत खराब थी। आप वो सोचिए। बिल्कुल, अब लेकिन हम स्पेस टूरिज़्म की भी बात करें तो हमें ये स्पेस टूरिज़्म की अगर हम बात करते हैं इस पूरे उसमें, तो ये आम लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि इसमें आम लोग तो इसकी पहुँच से दूर रहेंगे, एलीट तक ही ये पहुँच पाएगा, क्योंकि आम लोगों की पहुँच से तो ये दूर होने वाला है क्योंकि देखिए अगर आप स्टार्टिंग में 12 घंटे का स्टार्टिंग में सफ़र आप 1 घंटे या स्टार्ट 90 मिनट में कर रहे हैं, तो ज़रूर ये एलीट तक ही होने वाला है। स्टार्टिंग में ज़रूर भारत एलीट के के लिए पास ही एज़ अ रहता है। कंट्री हम इस सिनेरियो में देख के क्या फ़ायदा ये साबित करेगा? देखिए स्टार्टिंग में जो जाएगा स्पेस टूरिज़्म या स्पेस ट्रैवल जो भी करेगा, वो एलीट ही करेंगे। हुँ, बट इंडिया इज़ नोन फॉर जो एलीट से मास तक लेके जाना है, क्लास टू मास, वो हो जाएगा। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी जो स्केल्स बढ़ेंगे, तो और डिमांड बढ़ने से स्केल्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट अपने आप कम आए होगा। जब हुँ, मोबाइल फ़ोन भी आया था तो 1 मिनट का जब स्टार्टिंग में था, मेरे को याद है आउटगोइंग, इनकमिंग 25 या ₹26 कुछ कॉल होता था 1 मिनट का। तो आज क्या है, अब देख लीजिए बहुत सस्ता हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अनदर अगर समझ लीजिए अगले 15 साल में चालू हो जाता है 2040 तक, 2050 तक ये मास भी हो जाएगा। इट अडॉप्शन बहुत जल्दी होने वाला है। अभी आप बिल्कुल देख लीजिए चैट चैट जीपीटी कौन यूज़ करता था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले और आज लोग कितना यूज़ कर रहे हैं। हर तो कोई आज यूज़ कर टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इज़ वेरी फास्ट। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि आज का दौर ऐसा है, सब लोग कनेक्टेड हैं और बहुत जल्दी लोग सारी चीज़ों को अडैप्ट कर लेते हैं और एकदम सारी चीज़ें सीख जाते हैं और अगर हम स्पेस टूरिज़्म की बात करते हैं तो ये जैसे कि उमेश जी ने बताया कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ज़रूर शुरू में ये एक लग्ज़री ड्रीम होगा, फिर बाद में ये मासेस तक भी ज़रूर इसकी पहुँच होगी और भारत को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो 2047 तक जो भारत है वो 100 साल का होगा और इसरो का ये जो प्लान है
ये उस चीज के लिए हैं कि भारत उस समय पर एक स्पेस पावर के रूप में हो, और हाइपरसोनिक हम प्लेन की बात करें, ये जो ड्रीम है साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी को एक साथ जोड़ता है। इससे भारत को बड़ी मजबूती मिलेगी और बहुत ही ड्रीमी ये प्रोजेक्ट है। और हकीकत इसकी 2047 तक हमारे सामने होगी, और लोगों की पहुंच तक ये पहुंच तक अब ये आ पाएगा 2047 तक। और काफ़ी बड़े बजट का ये प्रोजेक्ट है। और हालाँकि इस पे इसरो कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहे हैं, और उनमें से ये भी एक है जो हमारे सामने है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उमेश जी ने काफ़ी इस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएँगे। और उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।